जैसे ही उसने खिड़की पार करके कमरे में छलांग लगाई, उसकी पायल की आवाज़ खामोश फिजा में किसी नगमे की तरह गूंज उठी। कमरे में घुप अंधेरा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी ताकि उसे कुछ नजर आ सके। उसने अपने आप को दोनों हाथों से भारी भरकम लहंगा ऊपर उठा लिया था। वो दबे दबे कदमों से आगे चल रही थी कि तभी अचानक उसका पैर खिड़की के पास नीचे रखी एक मेज से टकरा गया। दर्द की एक लहर उसके पूरे वजूद में समा गई और होठों से एक सिसकारी निकली, मगर उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को वो जगाना नहीं चाहती थी और ना ही इस समय कोई बड़ा ड्रामा चाहती थी। अगर वो जाग जाता तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। उसे आज की रात कम से कम खामोशी से बितानी थी ताकि सुबह होते ही वो किसी नए प्लान पर काम कर सके। उसने अपने हाथ से मारकर इधर उधर टटोलना शुरू कर दिया। अचानक उसका हाथ सोफे पर पड़ा। चलो लेटने के लिए जगह तो मिली, सोचते हुए वो उसी पर धड़ाम से गिर पड़ी और अधलेटी लेट गई। दुल्हन का भारी भरकम ड्रेस उसे परेशान कर रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने एक नज़र बेड पर सोए उस इंसान को देखा जिसे सपनों में भी खबर नहीं थी कि उसके कमरे में कोई दबे कदमों घुस आया है और आज से ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने सिर को सोफे की पीठ पर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। दूर कहीं से शहनाइयों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर उसे पता था ये आवाज़ें थोड़ी देर में ही दम तोड़ देंगी जब उन्हें पता चलेगा कि दुल्हन घर से भाग चुकी है। वे उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे, मगर उसे यकीन था वे लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। बिस्तर पर लेटे यश के खर्राटे उसकी सोच में खलल डाल रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर जमाए। ये इंसान इतने बुरे खर्राटे लेता है, मुझे नहीं पता था। दांत किचकिचाते हुए उसने बेड पर लेटे यश को घूरा। खैर, मजबूरी में ही सही वो रात यश के कमरे में ही गुजारनी थी, वो भी बिना किसी आवाज़ के। गहरा सांस लेते हुए वो खुद को रिलैक्स करने लगी। उसके घर वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने यश के घर में शरण ली है, और यश को भी नहीं पता था कि उसने अपने गले में कैसी मुसीबत डाल ली है। उसकी शांत नींद बस कुछ ही समय की थी। अभी उसके सिर पर ऐसा तूफान आने वाला था कि उसके कानों से धुआं निकलने लगेगा। यश के बारे में सोचकर उसे उस पर तरस भी आने लगा, मगर वो मजबूर थी। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राज से शादी नहीं करना चाहती थी। वो ये बात घर वालों को समझा समझा कर थक गई थी, मगर वे अपनी जिद पर अड़े थे। लेकिन अब उन्हें अपनी जिद का अंजाम पता चल जाएगा जब उन्हें मालूम होगा कि दुल्हन शादी के दिन ही घर से फरार हो गई है। उसका बाप और भाई भूखे शेरों की तरह उसे तलाश करेंगे। उनका गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा, मगर उनकी खोज से पहले ही वो बहुत दूर जा चुकी होगी। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी थी। इसी सोच में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो गहरी नींद में सो गई। पता नहीं उसे सोए हुए कितनी देर हो चुकी थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पानी में डूब रही हो। उसकी आंखें खुली तो अगला दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। यश उसके सिर के पास पानी का गिलास लिए खड़ा था। आधा गिलास उसके चेहरे पर उंडेल दिया था, बाकी आधा फेंकने की तैयारी में था। वो अचानक सोफे से उठ बैठी। यश उसे घूर रहा था। शायद वो अभी अभी सोकर उठा था, क्योंकि इस वक्त वो ढीले ढाले ट्राउजर और ब्लैक सैंडो में था, और ब्लैक सैंडो से उसके मसल्स उभर कर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उलझे बिखरे बाल जो उसके माथे पर फैले पड़े थे उस वक्त उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रहे थे। लड़का है तो स्मार्ट, सपना ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर अपनी हालत देखकर उसे उस यश के बच्चे पर गुस्सा आया था जो उसने पूरा का पूरा भिगो दिया था, जबकि यश के चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा और हैरत थी। इससे पहले वो बाकी पानी भी उस पर फेंक देता, उसने जोर से उसे पीछे धक्का दिया था और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके पास आई। उसके पायल की छन छन पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी चूड़ियों की खनक यश के कानों में किसी तपते शीशे की तरह उतर रही थी। वो झुककर उसकी ओर देखते हुए आंखों में गुस्सा भरकर बोली, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से व्यवहार करने का? क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? यश उसे देखता रह गया, फिर गुस्से से फर्श से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने तीखी आवाज में कहा, और ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ इंसान के कमरे में रात के समय घुसना कौन से संस्कारों में आता है? और ये हुलिया, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ चले जाना था, तो फिर मेरे कमरे में क्या करने आई हो? यश का गुस्सा और सवाल सुनकर वो सहम गई। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो कल से ढूंढ रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, वो मैं रात से शादी नहीं करना चाहती और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि रात के समय किसी सुरक्षित जगह पर पनाह ले सकूं। तुम्हारा घर मुझे सबसे सुरक्षित लगा, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। वो अचानक मुड़ी और खिड़की का पर्दा हटाकर अपने घर की ओर देखने लगी। बाहर उसके दोनों भाई लाल चेहरों के साथ खड़े थे और गार्ड पर चिल्ला रहे थे। शायद उन्होंने उसे ढूंढ लिया होगा और जब वो कहीं नहीं मिली होगी
तो अब गार्ड पर गुस्सा निकाल रहे थे, मगर बेचारा गार्ड भी क्या करता, वो तो खिड़की से कूद कर आई थी। उसे गार्ड पर तरस आने लगा। उसने तुरंत खिड़की का पर्दा गिरा दिया। यश अभी भी उसे घूर रहा था। उसने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, चलो अब भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। इससे पहले कि यश उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालता, उसने जोर से अपना बाजू छुड़ा लिया और दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कीमत पर वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, वे लोग मुझे मार डालेंगे। यश कहने लगा, ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो मरो या जियो, मेरी बला से मेरी जान तो छोड़ो, मेरे गले क्यों पड़ रही हो। कहने लगी, तुम मेरे पड़ोसी हो, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं, मुश्किल समय में मदद करना उन हकों में शामिल है। यश ने तैश भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर पड़ोसियों के घर की इज्जत घर से भागकर घर में घुस आए तो हमारा भी हक बनता है कि उस इज्जत को बाजू से पकड़कर उनके हवाले कर दें। ये कहते ही यश ने उसे जोर से बाजू से पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। वो खुद को पीछे धकेल रही थी, लेकिन वो आगे खींच रहा था। इसी खींचातानी में उसका लहंगा कमरे में पड़ी किसी नुकीली चीज में फंस गया और जैसे ही यश ने उसे अपनी ओर खींचा, उसका लहंगा बीच से फट गया। वो फटी फटी नज़रों से अपने बेशकीमती लहंगे को देखने लगी। यश को भी एकदम से झटका लगा। उसने उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे हालात की गंभीरता का एहसास हो गया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में कहने लगी, तुमने मेरा इतना कीमती लहंगा फाड़ दिया। जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो, यश बोला, अब ये लहंगा तुम्हारे किस काम का? तुमने कौन सा रुखसत होकर अपने राज के घर जाना है? उसने जैसे इस गंभीर स्थिति को हल्का करने की कोशिश की, जबकि सपना ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे अपनी पसंद से खरीदा था, तुम बेहद बदतमीज और जाहिल इंसान हो। यश ने तंज कसते हुए कहा, जब शादी ही तुम्हारी पसंद की नहीं तो लहंगा पसंद का क्यों खरीदा? उसने गुस्से से जवाब दिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब तो तुम दुश्मनी पर उतर आए हो, मगर मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी, फिर कहने लगी, ये लो पकड़ो मेरी कलाई और ले जाओ, छोड़ाओ मुझे मेरे घर। कौन यकीन करेगा तुम्हारा कि मैं तुम्हारे घर में पनाह लेने आई थी? मैं सबको यही कहूँगी कि शादी की रात तुमने मुझे अगवा किया, सारी रात अपने पास रखा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, फिर देखना मेरे भाई तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। वे मेरी बात पर यकीन करेंगे, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जबकि वो हैरत से मुंह खोलकर उसे घूरने लगा। कहने लगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसने एक जानदार कहकहा लगाते हुए कहा, ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। उसने उसे चुनौती भरे अंदाज से देखा, चलो मेरे साथ मेरे घर, हम एक साथ ही जिएंगे और एक साथ मरेंगे। मैं अकेली नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम मेरे भाइयों को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं जो तुम्हें उनके कहर से बचा सके। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, ये धमकी किसी और को देना, मैं किसी से नहीं डरता। जबकि सपना ने हंसते हुए कहा, फिर मुझसे डरो तुम, क्योंकि अब तक तुम्हारा सामना मुझ जैसी से नहीं हुआ था। वो खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी। वो बेबसी से कहने लगा, आखिर तुम चाहती क्या हो? और यही तो वो सवाल था जो वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। शायद मेरी धमकी का उस पर असर हो गया है। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं क्या चाहती हूँ? और जैसे ही उसने जो कुछ कहा, यश को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कोई धमाका हुआ हो, जिसका धुआं उसकी आंखों और कानों से निकलने लगा। उसने गुस्से में कहा, हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। ये तुम्हारी सोच है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वो अचानक गुस्से में आ गया। सपना ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। यही तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बचाव का रास्ता है। सपना ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी थी कि उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन सपना जानती थी कि उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सपना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, क्योंकि वो पूरी तरह उसके शिकंजे में आ चुका था। मगर जब वो एक एक कदम चलता हुआ सपना के करीब बढ़ने लगा तो वो सहम गई और दीवार से जा लगी। अब वो बिल्कुल सपना के करीब आ चुका था। उसने अपना चेहरा सपना के चेहरे के पास किया और अचानक दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। सपना उसके बाजुओं के बीच किसी डरी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, क्योंकि उसकी आंखों से उसके खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। धीरे धीरे यश की आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कहने लगा, मैं यश कपूर हूँ, मुझे आज तक कोई ब्लैकमेल नहीं कर सका। तुम नन्ही सी चिड़िया किस खेत की मूली हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? ये कहते कहते यश ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के हर नक्श को बड़ी ही नरमी से छूना शुरू कर दिया। तुम मेरे सामने दुल्हन के रूप में खड़ी हो और मैं एक जवान अकेला लड़का, जिसे बैठे बिठाए ही एक मुफ्त की दुल्हन मिल गई है। पहले तो मैं जी भरकर अपने जज्बातों को सुकून पहुंचाऊंगा,
जब मेरा दिल तुमसे भर जाएगा फिर तुम्हारी शर्त मानने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। क्या चुका पाओगी तुम ये कीमत? वैसे गौर कर लो, सौदा इतना बुरा नहीं है। वादा करता हूँ तुमसे मुझसे ज़्यादा सुकून तुम्हें पहुँचाऊँगा। उसने एक आंख दबाकर बेशर्मी से कहा। आंखों में शरारत के रंग भी झलक रहे थे, जबकि सपना बुरी तरह सहम चुकी थी और अपनी सांस रोके उसकी बातें सुन रही थी। सपना ने अपने कांपते होठों को हिलाने की कोशिश की तो उसने जोर से अपनी उंगली सपना के नर्म नाजुक होठों पर रख दी और अगले ही पल यश की गर्म दहकती सांसें सपना के चेहरे को छूने लगी थीं। यश बुरी तरह बहकने लगा था और फिर थोड़ी देर बाद ही कमरे में जज्बातों का तेज तूफान। सपना एक राजघराने से संबंध रखती थी। उसके बड़े 3 भाई थे और सपना उनकी सबसे छोटी और इकलौती बहन थी। सपना के पापा एक जमींदार थे और काफ़ी सख्त मिजाज के इंसान थे। वो अपनी इज्जत और गैरत के लिए जान लेने और देने से कभी पीछे न हटते। बचपन से ही सपना अपने माहौल में घुट घुट कर जी रही थी। उसका नाम तो सपना था, लेकिन एक भी सपना कभी पूरा न हुआ। वो जो भी ख्वाब अपनी आंखों में सजाती वो उसके परिवार की रस्म और रिवाजों के भेंट चढ़ जाता। बहुत मुश्किल से सपना ने अपने घर वालों से पढ़ने लिखने की इजाज़त मांगी थी। अगर उसकी माँ उसका साथ न देती तो शायद सपना की ये ख्वाहिश परिवार के रिवाजों के तले दब जाती। लेकिन सपना की माँ ने सपना के पिता के सामने डटकर मुकाबला किया और कहा, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और डॉक्टर बनाऊंगी। सपना के भाइयों ने माँ के इस फैसले पर बहुत ऐतराज़ उठाया था। जब कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, उस कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते थे। तब भी सपना की माँ अपने बेटों के सामने डट गई और बोली, मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है जो गलत रास्ते पर चली जाएगी, लेकिन मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगी। बड़ी मुश्किलों और संघर्ष के बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत उसके सपनों के बीच आ जाएगी। सपना ने बचपन से लेकर आज तक किसी मर्द की मोहब्बत नहीं देखी थी। उसके घर के मर्द हमेशा उस पर सख्त नज़र रखते थे। उन्होंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। उनके लिए वो सिर्फ एक बोझ थी जो कभी भी उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती थी। इसलिए उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसे प्रेम की मोहब्बत मिली तो उसे लगा कि इस दुनिया में प्यार से ज़्यादा खूबसूरत जज्बा कोई और नहीं। उसने प्रेम के लिए अपने परिवार की रस्मों से बगावत करने की ठान ली, क्योंकि मोहब्बत का फूल सख्त पहरों में भी खिल उठता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। सपना ने भी अपने परिवार से बगावत करने का फैसला कर लिया था और प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था, या शायद मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं होता। सपना के भाइयों को किसी तरह इस मोहब्बत की भनक पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में भी उसके पीछे जासूस छोड़ रखे थे। जब वो प्रेम से छुप छुप कर मिलती थी तो उन्हें इसका पता हो गया। एक दिन वो नीम के पेड़ की छांव में प्रेम के साथ बैठी उसकी मोहब्बत भरी बातें सुन रही थी कि अचानक कॉलेज के गेट के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसमें से हट्टे कट्टे मर्द निकले जो सपना के भाई थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने ही सपना को बाजू से पकड़कर घसीट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने प्रेम को भी बहुत मारा। ये तो शुक्र था कि कॉलेज के प्रशासन ने पुलिस बुला ली, जिससे प्रेम की जान बच गई, लेकिन सपना नहीं। उसे घर लाकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत की उम्र इतनी छोटी होगी। सपना रो रही थी, लेकिन उस पर किसी को रहम ना आया। फिर परिवार की इज्जत का सोचकर उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। सपना की शादी एक ऐसे आदमी से हो रही थी जो उसके भाइयों की तरह ही जालिम और बेरहम था। उसे औरतों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए औरतें बस भेड़ बकरियों जैसी थीं, जिनकी कोई कदर नहीं थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, सपना का दिमाग सुन्न हो रहा था। वो सोचने लगी कि किसी तरह प्रेम से संपर्क करूं। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी नौकरानी के फ़ोन से प्रेम को कॉल किया। वो भी सपना के लिए तड़प रहा था। कहने लगा, बस तुम किसी भी तरह वहाँ से निकल आओ। अगर मैं वहाँ आया तो तुम्हारे भाई मुझे पहचान लेंगे। उसकी बातों ने सपना को और भी मुश्किल में डाल दिया। वो सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, और तभी अचानक उसे अपने पड़ोसी का ख्याल आया था, जिसका घर उसके घर के बिल्कुल पास में था। सपना के कमरे की खिड़की से उसके कमरे की खिड़की तक का फासला बहुत कम था। घर के गेट के बाहर पहरेदार तैनात थे, इसलिए घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। शादी की शॉपिंग के लिए भी सपना के भाई और उसकी माँ साथ जाते थे, इसलिए वहाँ भी वो उनसे नज़र बचाकर भाग नहीं सकती थी। अब सपना के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यश का घर। वहाँ पर वो एक रात के लिए ठहर सकती थी। उसके बाद चाहे उसे उसके पैरों पर गिरना ही क्यों ना पड़े, वो किसी भी तरह प्रेम तक पहुँच सकती थी।
शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मेहमान घर में आ चुके थे और ज़्यादातर अपने कमरों में थे, जबकि सपना बेचैनी से मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और मैं खिड़की से कूद कर जाऊं। ये मौका उसे अपनी शादी की रात को ही मिला। वो दुल्हन बनी बैठी थी और बारात आने ही वाली थी। उसके भाई और सभी मेहमान बारात के स्वागत के लिए गेट पर खड़े थे। घर के अंदर और कमरे में कोई नहीं था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रात का समय था। सपना ने खिड़की से छलांग लगा दी और बालकनी की रेलिंग पर रस्सी बांधकर अपने घर के पिछवाड़े में उतर गई। वहां इस समय कोई नहीं था। शायद सबको दूल्हे को देखने की उत्सुकता थी। हवेली के पिछवाड़े की दीवार छोटी थी, जिससे वो आसानी से कूद सकती थी। नीचे एक स्टूल रखकर वो बाहर कूद गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर पकड़ी गई तो बारात की जगह आज उसकी अर्थी उठेगी। पिछवाड़े की दीवार के ठीक साथ में यश के घर की दीवार थी। मुख्य दरवाजा बंद था और वो घंटी बजाने की गलती नहीं कर सकती थी, ना ही यश को आवाज़ देकर जगा सकती थी, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल था। यश सपना का पड़ोसी था। कुछ महीने पहले ही वो लंदन से लौटा था और यहाँ अकेला रहता था। उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे और उस समय वो पढ़ाई कर रहा था। ये सदमा उसके लिए सहना बहुत मुश्किल था। माता पिता की मौत के बाद वो लंदन वापस चला गया था और अभी कुछ महीने पहले ही भारत वापस लौटा था। उसके माता पिता सपना के घर आते जाते रहते थे और उनकी मौत सपना के परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी। यश से सपना की अक्सर मुलाकात होती थी। वो अकेला ऐसा इंसान था जिसके उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सपना के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी बहुत मिलनसार था। अगर वो यश के घर शरण ले लेती तो किसी को शक न होता। वो जानती थी यश को ये पसंद नहीं आएगा और वो हर हाल में उसे वापस भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देगी। उसके सामने शर्त रखेगी, मजबूर कर देगी कि उसे मेरी बात माननी ही पड़े। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो यश कपूर है, जो पर्सनालिटी से भरपूर 6 फीट का कसरती बदन वाला जज्बातों से भरा जवान मर्द है। वो उस जैसी खूबसूरत नाजुक सी लड़की का फ़ायदा भी उठा सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो उस लड़के से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी और सपना को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने जा रही है। यश ने जोर से उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हारी बारात वापस लौट भी गई हो तो वो फिर से आ जाएगी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। वो उसे अपनी ओर खींच रही थी और वो उसे कमरे से बाहर निकाल रहा था कि तभी अचानक उसका लहंगा किसी नुकीली चीज़ में फंस गया और बीच से फट गया और उसी पल वो भी जैसे गुस्से से फट पड़ी। लहंगा फटने की वजह से सपना के खूबसूरत दूधिया पैर, जिस पर मेहंदी के बूटे ऊपर तक बने हुए थे, साफ दिखाई देने लगे। उसने जल्दी से लहंगे से अपने पैरों को ढांपा था। चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। यश भी एक पल के लिए रुक गया था। शायद उसे भी इस घटना की गंभीरता का एहसास हो चुका था। इससे पहले वो उससे माफ़ी मांगता, सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा इतना कीमती लहंगा बर्बाद कर दिया। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने मुझे अब हाथ भी लगाया तो बहुत पछताओगे। यश, उसकी आवाज़ में साफ कंपन था। यश एकदम जोर से हंस पड़ा। पहली बार सपना को उससे नफरत हुई, मगर जैसे उसे उसकी नफरत से कोई फर्क नहीं था। अचानक यश ने कमर से कसकर उसे पकड़ लिया और अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसकी गर्म सांसें सपना के ठंडे शरीर को भेदती जा रही थीं। उसे लग रहा था कि उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वो बड़ी बड़ी आंखों में नमकीन पानी भरते हुए बोली, यश, हम बचपन से दोस्त हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। और वो मुस्कुराते हुए बोला, इस बचपन की दोस्ती को मैं एक और खूबसूरत रंग देने जा रहा हूँ। इसे और भी गहरा करने जा रहा हूँ। तुम घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे प्रेम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस आज की रात मेरे साथ बिता लो, फिर मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तुम्हारे घर वालों को भनक तक नहीं लगने दूंगा कि तुम मेरे पास मदद मांगने आई थी। उसकी बातें इतनी बेहुदा थीं कि उसे उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। उसने उसे पूरी ताकत से झटकने की कोशिश की, मगर यश की पकड़ और भी मजबूत हो गई। आंखों में एक अजीब सा नशा था। उससे खुद को छुड़ाना अब सपना को नामुमकिन लग रहा था और तभी उसने अचानक कुछ ऐसा किया कि सपना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी गर्दन पर किसी चीज़ के जोर से चुभने की आवाज़ आई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने झट से आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरे का राज था। शायद वो अंधी हो चुकी थी या फिर गुप्त अंधेरे में उसे फेंक दिया गया था। वो नहीं जानती थी। सपना ने इधर उधर सिर टकराने की कोशिश की, हाथ पैर मारे। ये एक बंद सी जगह थी जहाँ उसे रखा गया था। सांस भी घुट घुट कर आ रही थी।
लेकिन एक चीज़ जो उसने नोट की वो ये थी कि नीचे की ज़मीन हिल रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वो सफ़र में है। बार बार कोई झटका लगता तो सिर ऊपर किसी लोहे जैसी चीज़ से टकरा जाती और दर्द की एक टीस अंदर समा जाती। वो बेहद डर चुकी थी। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। आंखों के सामने जो आखिरी मंजर था उसमें यश बहुत ज़्यादा जुनूनी था, जैसे वो उसके साथ न जाने क्या करेगा। और फिर उसे अपनी गर्दन के अंदर किसी चीज़ के चुभने का एहसास हुआ था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं, और अब जब आंखें खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरी दुनिया में हो। उसने चारों ओर बने लोहे के इस बंद ताबूत को अपने हाथों से बजाने की कोशिश की, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो ताबूत बस चलता ही जा रहा था। अब उसके पास सब्र करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लगातार चलने के बाद अचानक वो ताबूत रुक गया और उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेजी से घुटने लगी थीं। उस यश के बच्चे पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उसका मुंह नोच डाले या उसे आग में झोंक दे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ताबूत का ढक्कन खुला। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, जिससे सपना ने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। फिर धीरे धीरे हाथ हटाया तो वो दुश्मने जान ठीक सामने खड़ा था, चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए। सपना उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो सूरज की रोशनी और उसके बीच आकर खड़ा हो चुका था, जिससे रोशनी सीधे उसकी आंखों पर नहीं पड़ रही थी। वो गुस्से से तिलमिलाती उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ पकड़कर डिग्गी से बाहर आ सके, जो शायद उसकी अपनी गाड़ी थी। मगर सपना ने उसकी मदद पर लानत भेजी और खुद ही छलांग लगाकर बाहर आ गई। उसने सराहनीय नज़रों से सपना को देखा और कहा, अरे तुम तो किसी सुपर हीरोइन से कम नहीं हो, फिर भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई। ये तो हैरानी की बात है। उसने जैसे तंज कसा। सपना ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुमने मेरी गर्दन में क्या चुभोया था? उसने अपनी गर्दन छुई, जिससे अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सपना की ओर देखने लगा और बोला, तुम्हारी मदद करने का ये मेरा अपना स्टाइल है। होश में रहते हुए तुम्हें उस घर से निकालना बहुत खतरनाक था, क्योंकि तुम लड़कियां बहुत जल्दी हंगामा मचा देती हो। तुम्हारे साथ साथ मेरी जान को भी खतरा था, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड सामने ही खड़े थे। इसीलिए मजबूरी में मुझे तुम्हें बेहोश करके बोरी में डालकर डिग्गी में रखना पड़ा। वो हैरानी से मुंह खोले उसे देखे गई। क्या तुमने मुझे बोरी में डाला? अगर मैं मर जाती तो? मेरा दम घुट जाता तो? ये सोच कर ही उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसने जल्दी से अपने गले पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें अंदर बाहर लीं, जबकि यश उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, जब मुझे ये डर हुआ कि तुम मर सकती हो तो मैंने तुम्हें बोरी से निकाल कर डिग्गी में डाल दिया। लेकिन अब न तुम्हारी जान को कोई खतरा है और न तुम्हारी जिंदगी को। तुम आज़ाद हो, अपने आशिक के साथ जहाँ चाहो भाग सकती हो। सपना ने तिरछी नज़र से उसे घूरा और तंज करते हुए कहा, अचानक से इतनी मेहरबानी की क्या वजह है? पहले तो बड़े धमका रहे थे मुझे, कहते थे कि तुम एक लड़की हो, खूबसूरत हो, तुमने दुल्हन का जोड़ा पहना है और तुम्हें मेरे साथ सुहागरात मनानी है, वगैरह वगैरह। ये कहते ही उसकी नज़र बेख्तियार अपने शादी के जोड़े पर गई। मगर ये क्या, शादी का जोड़ा तो उसके तन से गायब था। अचानक उसे जोर से चक्कर आया और वहीं सड़क पर गिरने को थी। सदमे से उसका हाल बुरा हो गया था, क्योंकि उसके जिस्म पर वो दुल्हन का लहंगा नहीं बल्कि उसकी कोई टी शर्ट और नीचे ढीला ढाला ट्राउजर था। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि वो इतना बेहुदा और बदतमीज निकलेगा। सपना ने गुस्से से जलती हुई नज़रों से उसे देखा और वो शरारत से मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, पहले मैंने तुम्हें उसी भारी भरकम लहंगे में उठाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे वजन से तो ज़्यादा भारी वो था। न जाने तुम लड़कियां इतना वजन कैसे उठा लेती हो। उल्टा वो उसे सवाल करने लगा और वो अब तक सदमे से उसे ही देख रही थी, और जब सदमे से थोड़ा बाहर निकली तो गुस्से से चीख कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? तुमने मुझे इस हालत में देखने की हिम्मत कैसे की? जबकि वो हंसते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि सिर्फ कपड़े बदलकर तुम्हें नया ड्रेस पहनाया है, वरना मैं चाहता तो बहुत कुछ। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी और वो शर्म और गुस्से से लाल पड़ गई। इससे पहले वो उस पर और चिल्लाती वो बोल उठा, ज़्यादा शर्माने या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। अब बताओ अपने उस बॉयफ्रेंड का एड्रेस, ताकि मैं तुम्हें उसके हवाले कर सकूं और तुम्हारी जैसी मुसीबत से मेरी जान छूटे। ये कहते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सपना को बैठने का इशारा किया। सपना ने भी अब उससे बहस करना बेकार समझा और गाड़ी में बैठ गया। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से फूल चुका था और सपना का ये फूला फूला चेहरा देखकर यश के होंठों को एक हल्की सी मुस्कान ने छुआ था। बताया तो तुम्हें, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, तुम्हें देखा तक नहीं। अब इतना मुंह मत फुलाओ और बताओ तुम्हें कहाँ जाना है।
उसकी सफाई देने के बावजूद भी सपना का मूड खराब ही रहा, मगर अब उसकी मदद तो उसे लेनी ही थी। तो क्या कर सकती थी, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पहले अपना मोबाइल दो मुझे, उसे कॉल करनी है। उसने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और सपना को दे दिया, जैसे वो भी जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। सपना ने जल्दी से प्रेम का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। हर घंटी के साथ सपना का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। इससे पहले कि उसका दिल बाहर आ जाता, फ़ोन उठा लिया गया था। उसने जल्दी से बिना रुके कहा, प्रेम, मैं सपना बोल रही हूँ, अपने घर से भाग आई हूँ, किसी की मदद ली है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाओ, या फिर बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। वो इतनी बेचैन थी कि उसकी बात सुने बिना ही सवाल पर सवाल किए जा रही थी, मगर जो आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से आई, जो शायद सपना के कानों में पड़ी, उसे सुनकर लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार चुकी थी। आंखों में बेइंतहा हैरत थी। अचानक फ़ोन उसके हाथ से छूटकर गोद में गिर पड़ा, क्योंकि फ़ोन पर तो यश उसका चेहरा देखकर चिंता में पड़ गया। कुछ देर तक वो यूं ही साकित बैठी रही। फिर उसने सपना की आंखों के आगे चुटकी बजाई और कहने लगा, सपना, सपने से बाहर आ जाओ। ऐसा भी क्या था फ़ोन के अंदर कि तुम्हारे सिर के अंदर बम फट रहे हैं? मुझे भी तो बताओ, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खुद लेने आएगा या मुझे छोड़ना पड़ेगा? सपना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं, दरअसल मैं उसके घर का एड्रेस जानती हूँ। तुम प्लीज़ गाड़ी चलाओ, मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। उसने खुद को सामान्य रखते हुए यश से कहा। फ़ोन पर जो भी बात उसने सुनी थी उसका जिक्र यश से नहीं किया। वो पहले खुद जाकर जानना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, मुझे इतनी ताकत दी थी कि मैं सबसे लड़कर उसके पास पहुंचने वाली थी। यश कहने लगा, कोई तो बात हुई है कि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? उसकी जबान सपना के जलते पर तेल का काम कर रही थी। अपनी जबान को लगाम दो और जो कहा है वही करो। इसके बाद तुम चले जाना, बस मुझे उसके घर तक छोड़ दो। इसके बाद न मैं तुम्हें जानती हूँ न तुम मुझे। उसने इतने दो टूक लहजे में कहा कि वो एकदम खामोश हो गया और बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। लगभग 1 घंटे की दूरी के बाद गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुकी। वो प्रेम के घर का पता जानती थी, क्योंकि कॉलेज से एक दिन आधी छुट्टी पर वो उसे अपना घर दिखाने ले गया था। पूरे रास्ते वो खामोश रही थी। यश बार बार उसका चेहरा देखता, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता और फिर चुप हो जाता। उसे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है कि वो इस तरह चुप हो गई है। उसकी सारी एक्साइटमेंट उड़न छू हो गई थी। जब गाड़ी रुकी तो सपना ने यश की ओर देखा और कहा, अब तुम वापस जा सकते हो और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बहुत बड़ा फेवर दिया है। अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मुझसे कुछ मांगना पड़े तो बिना झिझक मांग लेना, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। यश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ही मायने रखती है। जिस प्रेम के लिए तुमने इतने जोखिम उठाए, यकीनन वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे सकता, है ना? उसने जैसे उसे तसल्ली मांगी थी या खुद को तसल्ली देने के लिए ये शब्द बोले थे। वो तल्खी से मुस्कुरा दी और कहा, जाहिर है वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ और तुम वापस चले जाओ। ये कहते ही वो गाड़ी से उतर गई। चाल में साफ लड़खड़ाहट थी, मगर उसने यश के सामने अपना भेद नहीं खोला। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी नज़रों में शर्मिंदा हो जाए। वो जानती थी अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर वापस चली भी जाती तो उसके भाई उसे मार डालते। सोचने में एक पल भी न लगाते, कम से कम घर से दूर रहकर जिंदा तो रह सकती थी। वो जिस तरह थके कदमों से आगे बढ़ रही थी, यश बड़े ही गौर से उसे जाता हुआ देख रहा था। सपना ने डोरबेल पर हाथ रखा। यश अभी तक खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने मुड़कर उसे देखा और वापस जाने का इशारा कर दिया तो उसने गाड़ी मोड़ ली। वो चाहती थी वो जल्द से जल्द वहाँ से चला जाए। उसके सामने वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जब वो चला गया तो सपना का चेहरा गुस्से और जलाल से लाल हो गया। आंखों में अंगारे फूट रहे थे, क्योंकि फ़ोन पर प्रेम नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका थी। जब सीधे ही प्रेम से उसने कहा कि मैं उसके लिए घर छोड़कर आ गई हूँ, तो सामने से कोई लड़की बोली थी। कहने लगी कि वो प्रेम की पत्नी है और वो और प्रेम शादी कर चुके हैं। खबरदार जो आइंदा इस नंबर पर कॉल की। ये कहकर उस लड़की ने फ़ोन काट दिया था और तब से वो सन्नाटे में थी। भला इतनी जल्दी प्रेम शादी कैसे कर सकता था? उसकी तो मेरे अलावा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, ना ही घर वालों की तरफ से उसे कोई मजबूरी थी। वो मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। उसने पूरे रास्ते खुद को यही यकीन दिलाया था। अब डोरबेल पर हाथ रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। यकीन डगमगा रहा था, मगर उसे प्रेम का सामना तो करना ही था। उससे पूछना था कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया?
अगर ये कोई मजाक है तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अचानक ही दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की बाहर निकली। उसने नाइट ड्रेस पहन रखा था। हुलिया ऐसा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। नाइट ड्रेस पर सिलवटें थीं और बाल भी उलझे हुए थे। माथे पर बल लिए वो सपना को घूरने लगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? मैं सपना हूँ और मैं प्रेम से मिलने आई हूँ, हटो मेरे रास्ते से, सपना ने घमंड से कहा और उसे कंधे से पकड़कर पीछे धकेला। वो बेहद दुबली पतली लड़की थी, एकदम से लड़खड़ा गई, गिरते गिरते बची। मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो इस कदर गुस्से में थी कि जो भी सामने आता उसे कुचल कर रख देती। उसने फ्लैट के अंदर जाते ही प्रेम को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। वो लड़की सपना के पीछे पीछे भागने लगी। तुम में मैनर्स हैं या नहीं, जो किसी के भी फ्लैट में घुसी जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। वो उस पर चिल्ला रही थी, मगर सपना भी उस पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलना है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? शायद ये कोई मजाक है, मगर ये लड़की इस फ्लैट में क्या कर रही है? सामने ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो बिना दस्तक दिए कमरे में बड़े धड़ल्ले से दाखिल हो चुकी थी और सामने का दृश्य देखकर तो उसकी आत्मा तक कांप गई। यूँ लग रहा था जैसे सामने उसकी ही लाश पड़ी हो, क्योंकि उसकी मोहब्बत का कत्ले आम हो चुका था। भरोसे की धज्जियाँ उड़ चुकी थीं। सामने बिस्तर पर प्रेम अजीब से अंदाज में सो रहा था। उसके वजूद पर कोई कपड़ा नहीं था। वो कमर तक कंबल ओढ़े गहरी नींद में था। उसकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उसने सपना की मोहब्बत को रात किस कदर बेदर्दी से अपने दिल से निकाल दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लेकर आएगी। मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ इस शख्स के लिए जला कर आई थी, जो शायद प्यार करने के लायक ही नहीं था। एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। मैं इस शख्स के लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। इससे पहले कि वो उस पर झपटती, अचानक वो लड़की कमरे में दनदनाती हुई आई और सपना को जोर से पकड़कर अपने सामने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? वो इतनी जोर से बोली कि प्रेम की भी आँख खुल गई। उसे शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। वो एकदम से घबराकर उठा और जल्दी से लिहाफ सीने तक कर लिया। सपना उसे अंदर तक चुभने वाली नज़रों से घूर रही थी और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे अपने सामने यमराज देख लिया हो। वो लड़की फिर से बीच में आकर खड़ी हो गई थी। सपना ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गई और कराहने लगी। अब वो प्रेम की तरफ बढ़ रही थी। प्रेम, ये सब क्या है? क्या तुम्हें मैंने फ़ोन करके बताया नहीं था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया और हकलाने लगा। उसे शायद अंदाज़ा नहीं था वो अपने भाइयों से बचकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। प्रेम, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सपना, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, बल्कि मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वो एकदम से फुनकार उठी। अचानक वो लड़की उठी और फिर से सपना के सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं प्रेम की पत्नी हूँ। हमने कल रात ही शादी की है। यकीन नहीं आता तो प्रेम से पूछ लो। प्रेम ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से अपने बालों को संवारने लगा, जो उसकी ज़िंदगी की तरह उलझे हुए थे। वो अब तक बेयकीन नज़रों से प्रेम को देख रही थी। वो उसके मुंह से इकरार सुनना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे किसी और से शादी करनी ही थी तो मुझसे मोहब्बत के दावे क्यों किए? मगर वो लड़की उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकालने लगी। कहने लगी, जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। उसके धक्के से सपना का सिर दीवार से टकराया और उसे जोर का चक्कर आया था। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरती, प्रेम ने जल्दी से उठकर उसे थाम लिया। कहने लगा, सपना, तुम ठीक तो हो ना? चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो जैसे होश खो बैठा था। कहने लगा, रागनी, तुम पीछे हटो, मैं इस हालात को खुद संभालूंगा। रागनी उसे घूरते हुए बोली, इसे बताओ कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो और इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर करो। तुम सिर्फ मेरे हो। उस लड़की की बात सुनकर सपना का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो प्रेम की तरफ पलटी और उसे जोर से झटका दिया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे। मैं मरी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा खून ही निकला है। और वैसे भी किसी के धोखा देने से कोई मर तो नहीं जाता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी तो तुम सरासर गलत हो। ये सच है, मैंने अपनी सारी कश्तियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जला दी थीं। उस शख्स के लिए जिसे मोहब्बत शब्द का मतलब तक नहीं पता, उस पर मैंने अपनी पूरी मोहब्बत लुटा दी। मगर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मगर जाते जाते सिर्फ एक बात का जवाब चाहती हूँ। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया कि मैं अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई? तुम्हें नहीं पता था
कि मैं अपनी बारात वाली रात अपने घर से निकली हूँ और किस तरह से मैं तुम्हारे तक पहुँची हूँ। अगर मेरी जान चली जाती तो शायद बेकार ही जाती, क्योंकि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए मरा जाए। मगर मुझे बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। वो जैसे बिल्कुल लाजवाब हो गया, कहने लगा, सपना, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने परिवार से बगावत कर लोगी। जब से मुझे तुम्हारे भाइयों का पता चला मैं उनसे डर गया था, और तुम भी तो जिद पर अड़ी थी कि भाग चलते हैं। ये सच था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, मगर तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से, न कि उनसे बगावत करके, क्योंकि वो लोग किसी भी वक्त हमें ढूंढ कर मार सकते थे। वो तो पूरे के पूरे दरिंदे हैं। मैं ऐसे परिवार के सामने भला कैसे खड़ा हो सकता था? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, वो मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी रागनी से करवा दी। रागनी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे तुम्हारे बारे में भी पूरा पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर फिर भी उसने मुझे अपना लिया। मगर मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में और मुश्किलें पैदा मत करो, तुम वापस अपने घर चली जाओ। वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो वो मुझे ज़रूर मार डालेंगे। वो एक डरा हुआ चूहा लग रहा था। सपना को उस पर अफसोस हुआ। उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम जैसे लड़कों को प्यार करने का कोई हक नहीं, जो किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने प्यार का साथ छोड़ देते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मैं वापस गई तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। मगर उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि मर तो मैं पहले ही चुकी हूँ। तुमने मुझे मार डाला, अब मैं किसी पर भी भरोसा करने के काबिल नहीं। कहते ही वो उस फ्लैट से बाहर निकल आई। पीछे से वो उसे पुकारता हुआ बाहर निकला, मगर सपना ने उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, जिसने उसे इस दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया था। फ्लैट से बाहर निकली तो यश की गाड़ी कहीं नहीं थी, और वो जानती थी कि मैंने उसे खुद ही जाने को कहा था। अब उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था। वो उजड़ी उजड़ी हालत में सड़क पर चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि इस जिंदगी ने हर तरफ से उस पर खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही प्लान था, और वो उस पर काम करना चाहती थी ताकि इन सारी मुश्किलों से छुटकारा पा सके। यही सोचकर वो एक पुल पर खड़ी हो गई। नीचे गहरी नदी बह रही थी और उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। उसके लिए बच निकलने का बस यही रास्ता था। इससे पहले कि वो नदी में कूदती, किसी ने उसे बाजू से पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींचा था, और वो उसकी चौड़ी छाती से टकराती हुई उसके बाजुओं में समा गई। वो इतना हड़बड़ा गई थी कि उसका चेहरा भी नहीं देख सकी। अचानक ही उस मजबूत बाजुओं वाले इंसान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, और जब उसने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो वो सकते में रह गई थी, क्योंकि वो यश ही था। वो आखिरी इंसान था जिसके सामने उस हालत में जाना नहीं चाहती थी। जबकि यश उसे अफसोस से देख रहा था, और फिर उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। वो बिल्कुल सांस रोके थर थर काँप रही थी। अगर वो उसे न पकड़ता तो वो अब तक शायद मर चुकी होती। वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, सपना ने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने दिया होता। मेरा इस जिंदगी पर कोई हक नहीं। यश कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, इतनी जज्बाती होकर मत सोचो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। किसी एक इंसान की बेवफाई तुमसे तुम्हारे जीने का हक नहीं छीन सकती। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम हंसकर कहो कि मुझे तुम्हारे धोखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। मगर शायद तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। बस तुम इतनी बहादुर हो कि अपने प्यार के लिए जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा रिस्क ले लिया और घर वालों को छोड़ आई। मगर उतनी ही कमज़ोर हो कि उसकी जरा सी बेवफाई सह ना पाई और मरने चली थी। उसने जैसे अफसोस से सर हिलाया। सपना ने रोते हुए कहा, तो मैं और क्या करूं? प्रेम ही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद था, मेरी खुशियों की गारंटी था। उसी ने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं क्या करूं? वो रोते रोते जैसे फट पड़ी थी। हालांकि वो यश के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर उस वक्त कोई भी होता तो ऐसे ही करता। कहने लगा कि अगर एक इंसान ने धोखा दिया तो किसी दूसरे पर ट्राई मार लो। दुनिया में प्रेम कोई आखिरी लड़का तो नहीं था। वो जैसे उसकी बात मजाक में उड़ा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसकी मोहब्बत का तमाशा बना रहा था। तो मुझे समझते क्या हो? मैं कोई आवारा लड़की हूँ? जबकि उसकी बात पर यश एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। बोला, वो तो मुझे नहीं पता, मगर तुम बहुत ही दिलचस्प लड़की हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतने एडवेंचर्स करोगी। आई लाइक इट। वो जैसे उसे सरा रहा था। उसने कहा, अब तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं घर नहीं जा सकती। कहने लगा, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें घर ले जाना मेरी भी जान को खतरे में डाल देगा। इसीलिए मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी जान के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठूँ। इतनी कीमती ज़िंदगी है, मैं तो मज़े से जीऊँगा, हज़ारों साल जीऊँगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था और बोले जा रहा था, तो फिर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो?
कहने लगा, यहाँ मुंबई में मेरा एक फ्लैट है जिसे मैं बेचने का इरादा रखता हूँ, मगर बेचने से पहले तुम वहाँ रह सकती हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द लंदन चला जाऊँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने कहा कि इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो मुझ पर, मुझे मरने दो, मैंने आखिर जी कर करना ही क्या है। यश कहने लगा कि कुछ दिन मेरे फ्लैट में अकेले रहकर अपने बारे में सोचो, जीने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। शायद मरने का प्लान कैंसिल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारा फैसला न बदला तो मैं तुम्हें खुद उस पुल पर छोड़कर आऊँगा, तुम शौक से कूद सकती हो। गाड़ी एक छोटे से फ्लैट के सामने रुकी। यश ने उसे गाड़ी से उतरने को कहा और ख़ुद भी फ्लैट में दाखिल हो गया। वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो अब सिर्फ एक कठपुतली रह गई थी जो उसके इशारों पर चल रही थी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। फ्लैट छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। यश कहने लगा कि अगले महीने मैं लंदन चला जाऊँगा, तब तक तुम यहाँ रह लो और अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें जीना है या मरना है। जो भी फैसला हो मुझे बता देना। वो बहुत ही नॉर्मल लहजे में बातचीत कर रहा था, जैसे उसे उसके दिल के टूटने का कोई गम ना था। हालांकि पुरानी जान पहचान थी। उसने तो मुरब्बत में भी नहीं कहा था कि सपना कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दिल टूट कर जुड़ भी सकते हैं। मगर वो तो बड़ा ही पत्थर दिल इंसान था। वो उसे हर चीज़ दिखा रहा था, कहाँ कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है। कहने लगा कि मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए ज़रूरत का हर सामान मौजूद है, मगर किचन की कुछ चीज़ें लेनी बाकी हैं, वो मैं तुम्हें ला देता हूँ। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हारे भाइयों को भनक तक नहीं लगेगी कि तुम यहाँ हो। उसे सब कुछ दिखाकर वो चला गया और वो लॉन्ज में सोफे पर ढेर हो गई। उसका सारा गम आंसुओं की सूरत में बाहर आ रहा था। उसने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी और पहली बार अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी, मगर मोहब्बत भी न मिली। दिल टूटना तो बनता ही था। यश के आने से पहले वो बहुत ज़्यादा रो चुकी थी और उसके आने तक गहरी नींद भी सो गई। जब आँख खुली तो बाहर अंधेरा फैल चुका था। शायद वो बहुत देर तक सोती रही। किचन से खटखट की आवाज़ें आ रही थी। झाँक कर देखा तो यश शायद कुछ बना रहा था। वो अभी तक वापस नहीं गया था। उसे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, यकीनन तुम अपने दिल का गुबार हल्का कर चुकी हो और तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ ठंडा हो चुका होगा। तो मैं एक अच्छा सा डिनर करवाता हूँ, तुम पुरसुकून हो जाओगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो बहुत आम से लहजे में उससे बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम अभी तक वापस नहीं गए? कहने लगा, ये मेरा अपना ही घर है, जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक तो तुम्हें मुफ्त का नौकर मिल गया, ऊपर से तुम उसे भगा रही हो। और वो ना चाहते हुए भी तल्खी से मुस्कुरा दी। उसने कहा, हाँ हाँ, जाना तो मुझे चाहिए, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम रहो यहाँ मज़े से। यश कहने लगा, अरे माइंड मत करो, मैं ऐसा ही हूँ, बड़ी से बड़ी बात को मामूली समझने वाला। क्योंकि ज़िंदगी में मुझे इस कदर ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ा कि अब कोई भी बड़ा हादसा मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। एकदम से उसका लहजा गमगीन हो गया और वो कुछ देर तक वहीं सन्न खड़ी देखती रही। वो जानती थी कि वो किस हादसे की बात कर रहा है। यश के माँ बाप 7 साल पहले एयर क्रैश में मौत की नींद सो चुके थे। उसने अकेले ही ये गम अपने दिल पर झेला था। उसके नज़दीक सपना का गम क्या मायने रखता था। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई और वो उसके सामने डिनर सजाने लगा। कहने लगा, 7 साल पहले मैं भी तुम्हारे वाले फेज़ में था, लेकिन मैंने मरने के लिए पुल पर चढ़ने का चुनाव नहीं किया था, बल्कि बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी कि मैं बच गया, क्योंकि ज़िंदगी मेरी लिखी हुई थी, उतना ही मैंने जीना था। और तुम्हें भी यही कहता हूँ कि जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला मत करो। तुम्हारा गम मेरे गम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम कुछ दिनों बाद अपने प्रेम को भूल चुकी होगी और फिर अपने अतीत को याद करके मुस्कुराओगी कि कैसे इंसान के लिए मरने का सोचा। वक्त के साथ इंसान की सोच मजबूत होती है और अतीत में बेवकूफ़ियों की गई गलतियाँ उसे हंसने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, 1 महीना यहाँ रहो, अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। उसने कहा कि वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं उनसे ज़्यादा देर छिप नहीं सकती। उनके हाथों में भी तो मुझे मरना ही है, इसीलिए मैंने सोचा अपने आप ही मर जाऊं। और वो कुछ लम्हे उसे देखता रहा। कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम जीना चाहती हो। मरने का फैसला तुमने सिर्फ अपने घर वालों के डर की वजह से लिया था। वो जैसे उसके दिल की बात भाप गया था। कहने लगा, एक तरीका है घर वालों से हमेशा की फरार का। उसने कहा, कौन सा? कहने लगा, पहले 1 महीना खुद प्लान करो, तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब ना हुआ तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम यहाँ बैठो, खाओ पियो, ऐश करो। मैं 1 महीने बाद मिलने आऊँगा तुमसे और पूछूंगा कि क्या प्लान है। अगर तुम्हारा कोई प्लान ना हुआ तो फिर तुम्हें मेरी बात पर गौर करना होगा जिंदा रहने के लिए।
और वो बस उसे खामोशी से देखती रही, क्योंकि उसका माइंड इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक था। वो ये कहकर चला गया और वो अपने टूटे दिल के साथ इस फ्लैट में रह गई। वो उसकी बात पर गौर करती थी, बस खाती थी, सोती थी, क्योंकि जब भी वो कुछ भी सोचने की कोशिश करती, एक तकलीफ से उसे घेर लेती। और यूं ही 1 महीना गुजर चुका था। एक रात वो लॉन्ज में सोफे पर बैठी नूडल्स खा रही थी और सामने टीवी की स्क्रीन को देख रही थी कि अचानक वो बिना आवाज़ के उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, कान के करीब सरगोशी की। सरप्राइज, और वो एकदम से बौखला गई। नूडल्स का प्याला हाथ से गिरा और आधा मेज पर लुढ़क गया और आधा फर्श पर गिर गया। ये क्या बदतमीजी है? क्या बिना इजाज़त के घर में घुसना तुम्हें संस्कारों की किताब में पढ़ाया गया था? उसने उसे तंज किया और वो जवाब में मुस्कुरा कर रह गया। कहने लगा कि यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ कि किसी के घर में यूँ टांग पर टांग रखे नूडल्स खाना भी नैतिकता की किताबों में दर्ज नहीं। उसने कहा कि मैं बिना इजाज़त यहाँ नहीं बैठी, तुमने मुझे यहाँ बिठाया है अकेले सड़ने के लिए। यश कहने लगा तो फिर निकलो बाहर और अपनी जान हथेली पर रख लो, क्योंकि कोई भी गोली तुम्हें सीना चीर सकती है। ये कहते ही वो उसके साथ सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। कहने लगा कि तुम्हारे भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो किसी भी सूरत तुम्हें ढूंढना चाहते हैं, मगर अफसोस अभी तक तुम्हारा सुराग नहीं लगा पाए। कई बार उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम सपना के बारे में कुछ जानते हो। मैंने मासूमियत से झूठ बोल दिया। तुमने तो मुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया। उसने आखिर में उससे शिकवा किया और वो दहशत से उसे देखती रही। उसे लगा शायद उसके भाइयों का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, मगर उसने कहा अब क्या होगा। यश कहने लगा ये तो तुम बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या सारी उम्र इसी फ्लैट में गुजारोगी? अगर यही इरादा है तो मैं तुम्हारे नाम ये फ्लैट भी करने को तैयार हूँ। और वो उसे घूरने लगी। उसने कहा कि इतनी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। यश कहने लगा तुम्हारे रहन सहन से तो लग नहीं रहा कि तुम यहाँ नाखुश हो। उसने बड़ी सी स्क्रीन को देखा, फिर नूडल्स के प्याले को, और फिर सपना ने कहा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वक्त बिताने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। यश कहने लगा अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं तो फिर मेरे साथ लंदन चली जाओ। और वो उसकी बात सुनकर सकते में रह गई। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, ना ही मेरा तुमसे कोई संबंध है। कहने लगा दोस्ती तो है ना, और एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारी सफाई दलील कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी नाक बिल्कुल कट चुकी है और तुमने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, जो चंद लोग ही उनकी करते थे। कभी सोचना भी मत वहाँ जाने का। और मुझे यूँ मत देखो कि मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊँगा। मैंने लंदन जाने की अपनी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। बहुत हुआ तो तुम्हारा भी पासपोर्ट बनवा देता हूँ। सपना कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो उसे हैरत से देखने लगा, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। मगर उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था, या मौत को गले लगा ले या उसके साथ चली जाए। इन दोनों ऑप्शन में से उसके साथ जाना उसे ज़्यादा सही लगा था। यश कहने लगा इसके लिए एक शर्त है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था और वो एकदम से सहम गई। कहने लगी कैसी शर्त? यश बोला शादी करनी होगी मुझसे, इस तरह से तुम्हारा वीज़ा आसानी से लग जाएगा, मेरी बीवी की हैसियत से जाओगी। वो इतने नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था कि वो मुंह खोले उसे देखने लगी। उसने कहा ये क्या कह रहे हो? तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यश कहने लगा ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के लिए मोहब्बत होना ज़रूरी है? यहाँ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती हैं, और अगर लव मैरिज होती है तो वो ज़्यादातर फ्लॉप हो जाती हैं। सपना कहने लगी मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। यश बोला कि सोचने की ज़रूरत क्या है? मैं तुमसे कोई शादीशुदा रिश्ता बनाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें ज़बरदस्ती कुछ भी करने पर मजबूर नहीं करूँगा, और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं तुम पर इस कदर मेहरबान हो रहा हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला इस मेहरबानी की वजह क्या है? उसके सवाल पर वो उसके करीब आया था। वो एकदम से सहमकर पीछे हटी। कहने लगा दिल आ गया है मेरा तुम पर। और उसकी बात सुनकर तो जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया था। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती वो जोर से हंसा। कहने लगा मजाक कर रहा हूँ यार, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और सपना ने जैसे सुकून का सांस लिया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की हामी भर ली। कोर्ट में जाकर शादी कर ली। जैसे ही सपना ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर पर साइन किए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि उसे लगता था अब ये दिल कभी नहीं धड़केगा, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी ने बहुत बड़ा धोखा किया था कि वो हंसी खुशी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, क्योंकि यश भी नॉर्मल था।
उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि उसके इन पेपर्स के साथ कोई जज्बातीपन जुड़ा है। कुछ दिन बाद लंदन की फ्लाइट थी उन लोगों की। उस रात यश उसके पास आकर बैठा और बोला, कल से तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी। मैं सांस ले सकूंगा क्योंकि तुम्हारे भाइयों को ख्वाबों में भी भनक नहीं पड़ेगी कि तुम मेरे साथ मौजूद हो, मेरी बीवी बनकर जा रही हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यश तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने मुझ जैसी लड़की को क्यों चुना? तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। कहने लगा, तुम में क्या बुराई है? वैसे भी तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। तो क्या लंदन जाते ही तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म कर दोगे? वो उसकी आंखों में देखने लगा, फिर बोला, ये तो तुम पर डिपेंड करता है क्योंकि मैं तो अपनी बात से फिरने वाला नहीं। वो उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे अंदर तक झांक रहा हो। उसे पहली बार उसकी नज़रों में कुछ अनोखा सा दिखा, कुछ ऐसा जो वो उससे छुपा रहा था। कह दो जो कहना चाहते हो। अचानक उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, तुमसे शादी करने से पहले जो बात मैंने तुमसे कही थी वो मजाक था, और जिसे मैंने मजाक में उड़ा दिया था वो मजाक नहीं था। मैं सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग्स हैं, मगर ये मुझे रातों को सोने नहीं देती। तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम्हारे पास से उठने को दिल नहीं करता। तुमसे दूर जाता हूँ तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, कैसी होती है, लेकिन अगर ये मोहब्बत है तो फिर मैं सर से पैर तक उसमें डूब चुका हूँ। तुम्हारे लिए ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, मगर मेरे लिए ये कुछ और बन चुका है, कुछ ऐसा जिसे मैं मरते दम तक निभाना चाहता हूँ। मगर तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न कोई कैद है। तुम जब चाहो इस पेपर्स को फाड़कर फेंक सकती हो, मगर मैं इसे कभी ख़त्म नहीं करूँगा। ये वो यश तो न था जिसे वो जानती थी। वो तो न जाने कितनी परतों में लिपटा एक रहस्यमय इंसान था। उसका ये खुलासा सुनकर वो बिल्कुल सन्न रह गई, खामोशी से उसके पास से उठ गई, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टूट फूट का शिकार थी। अभी शायद किसी भी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। अगली सुबह सपना उसके साथ लंदन की फ्लाइट से चल पड़ी थी। वो भी खामोशी से उसके पहलू में बैठा था। शायद सपना किसी पहल का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट बादलों के ऊपर उड़ रही थी। तब सपना ने उसे कहा, यश, जो तुम सुनना चाहते हो शायद मैं कभी ना कह सकूं, क्योंकि एक औरत जब एक बार मोहब्बत के मैदान में हार जाती है तो फिर दोबारा उस मैदान में उतरने से पहले 1000 बार सोचती है। इसीलिए मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी किसी भी मोहब्बत पर भरोसा नहीं कर सकती। यश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सपना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम नए देश जाओगी तो शायद तुम्हारा दिल भी नई मोहब्बत को अपनाने में जल्दी करे। इसीलिए मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरा हाथ थाम कर कहोगे कि यश, हमें इस जिंदगी के सफ़र में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है। उसने अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर दी और जैसे उसके दिल को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। मगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लव मैरिज में बदलने के लिए वक्त देना चाहती थी। उसने सुकून से अपना सर यश के कंधे पर टिका दिया था और यश ने भी उसके करीब होते हुए उसे अपने बाहों के घेरे में समेट लिया था और उसके माथे पर होंठ रखकर उसे अपने होने का यकीन दिलाया था। सपना के दिल में एक सुकून सा उतर गया था और उसी सुकून से उसने आंखें बंद कर ली थीं। उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव मैरिज में बदल जाएगी। उसने भगवान का धन्यवाद किया था कि जिसने उसे इतना सच्चा और प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।